सबसे पहले एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which the signals are amplified. When we say signals are amplified, then what do we mean? Signal क्या होता है? Signal, electrical signal का मतलब है variations in voltage. जैसे यहाँ पर इसके दोनों किनारों में ये एक स्पीकर है और इस स्पीकर के दोनों सिरे पे हमने ऐसे तार लगाया जिसमें करंट सप्लाई होती है और जितनी करंट सप्लाई होती है उतनी स्पीकर में साउंड आता है। ओके, ये करंट एक सेकंड में 500 टाइम्स ऐसे कम ज्यादा होती है। जितनी कम ज्यादा होती है उसके अनुसार स्पीकर से साउंड निकलता है और उस साउंड को हम लोग समझते हैं सुन के। ओके, वो साउंड यहां से 10 फीट तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। हम चाहते हैं कि वो 30 फीट तक जाए। अगर हम ऐसा चाहेंगे 30 फीट तक जाए तो हम ये चाहेंगे कि ये स्पीकर जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इसकी जगह इसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना चाहिए। अगर ऐसे वाइब्रेट करेगा तो एयर में ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी और वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ऐसा वो क्यों करेगा? इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि पहले जो हम करंट भेज रहे थे उस करंट में ऐसे 1 एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 माइक्रो एम्पियर का प्लस माइनस होता था, तो स्पीकर ऐसे ऐसे चलता था। अब अगर उस 1 माइक्रो की जगह हम 5 माइक्रो एम्पियर का प्लस माइनस करेंगे तो उसके कारण इसके मैग्नेटिक इफेक्ट में चेंज आएगा और स्पीकर ऐसा ऐसा चलेगा। ऐसा चलेगा तो हमको उसका साउंड ज्यादा सुनाई पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये साउंड एम्पलीफाइड हो गया। पर इसके पीछे क्या है? करंट के सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। तो एम्पलीट्यूड को जब हम इंक्रीज करते हैं लेकिन सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता, जैसा सिग्नल है वो वैसा ही रहेगा। जैसे कि ये सिग्नल है, इस सिग्नल को हमने ऐसा बना दिया, देखिए वही शेप है इसकी, लेकिन एम्पलीट्यूड जो था बड़ा हो गया। तो हमको आवाज वही सुनाई पड़ेगी लेकिन ऊंची सुनाई पड़ेगी। दिस इज एम्पलीफिकेशन। ये होता है एम्पलीफिकेशन। ये एम्पलीफिकेशन हम कैसे अचीव करेंगे? तो आंसर है करंट में, वोल्टेज में, पावर में, तीनों में एम्पलीफिकेशन आएगा और उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को यूज करके कैसे हम एम्पलीफिकेशन लेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। 3 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है और एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसको बनाने का आपका ऐसा तरीका होना चाहिए कि आपका बिना कोई नंबर का लॉस हुए कंप्लीट मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो इसको किस तरह से आप डिटेल करेंगे वो उसको हम लोग टॉपिक वाइज 1 बाय 1 बना सकते हैं और इसमें जितने डायग्राम्स बनेंगे उतने डायग्राम बना लेंगे सो दैट यू विल हैव द कंप्लीट थिंग ऑन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या होती है? सो एम्पलीफायर इज ए डिवाइस, amplifier is a device which increase the amplitude of current, voltage and power. Current, voltage and power, तीनों का एम्पलीट्यूड ये इंक्रीज करेगा। ओके, अगर इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना है और हम जानते हैं वेव की एनर्जी, वेव की इंटेंसिटी या वेव की पावर किसके कारण होती है, किससे दिखती है? आंसर है उसके एम्पलीट्यूड से। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा करेंगे, किसी डिवाइस को लगाकर एनर्जी को ज्यादा करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते।
अगर हम एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो अपनी एनर्जी दे और इलेक्ट्रिकल करंट की एनर्जी बढ़ाए। ये सोर्स हम सबको मालूम है, दैट इज बैटरी। तो बैटरी को हम यूज करेंगे, सेल को यूज करेंगे और उस सेल को यूज करके उसकी एनर्जी से सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेंगे। इनको एम्पलीफाई करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं। तो ये ट्रांजिस्टर को यूज करके जब हम सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, देन दैट डिवाइस बिकम्स ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की डेफिनेशन हुई। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन मींस इसका डायग्राम। तो इसके डायग्राम में हम लोग वैसे तो सब तरह के ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, बट व्हाट वी विल स्टडी इन क्लास 12th इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स। ठीक है, कॉमन बेस में भी बन सकता है, पर हम लोगों के कोर्स में कॉमन एमिटर रखा गया है बिकॉज कॉमन एमिटर गिव्स मोर एम्पलीफिकेशन देन कॉमन बेस। ये आप आंसर याद रखेंगे। व्हाई डू वी यूज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन? बिकॉज इट्स एम्पलीफिकेशन इज मोर देन द कॉमन बेस। ओके, दूसरा, कॉमन एमिटर में हमारे पास फ्रीडम है, हम पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और एनपीएनपी कर सकते हैं। उसमें से अगर हमें चॉइस करने को दिया जाएगा तो हम एनपीएन यूज करेंगे। क्यों एनपीएन करेंगे? इसका आंसर याद रखिए। एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके, और माइनॉरिटी चार्ज, अच्छा, पीएनपी में मेजॉरिटी कौन होते हैं? पोल। अच्छा, होल्स और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मोबिलिटी का फॉर्मूला है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, और मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है। इसका मतलब है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, फोर्स तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पर बराबर लगेगा। क्या बराबर लगेगा? फोर्स। लेकिन फोर्स लगने से जब दौड़ने की बारी आएगी, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। मास किसका ज्यादा होता है? तो एक होल क्या होता है? एक एटम पूरा, उस एटम में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला, बाकी मास वही है, तो होल का मास ज्यादा होता है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन कम होगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी। ये मोबिलिटी, तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए जो एनपीएन है वो ज्यादा क्विक काम करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये ज्यादा क्विक होगा, क्योंकि इसमें दौड़ने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए एनपीएन इज फेवरेबल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। व्हाई डू वी प्रेफर एनपीएन कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर? ओके, तो ये इसके बारे में याद रखना है। ओके, इसके बाद इसमें जो नेसेसरी डायग्राम्स है उसको देखिए। वो सारे डायग्राम्स हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उन सबका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कैपेसिटीज के ट्रांजिस्टर के अंदर में एक्चुअली कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है बीच में कौन होता है? बेस। यहाँ पर ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर। इस तरह से हमने ये कनेक्शन बनाया और एक्चुअली ये कनेक्शन ऐसा होता है। ओके, तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये और ये एक ही है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये है VBB। VBB क्या होता है? दिस इज इनपुट बैटरी। VCC इज आउटपुट बैटरी। VCC की वैल्यू ज्यादा होती है, VBB की वैल्यू कम होती है। इससे एक सर्किट जो है बेस एमीटर, इसमें फॉरवर्ड बायस की करंट जाती है और ये इनपुट होता है। इसमें आप देखेंगे बेस एमीटर, ये वाला कौन सा है? फॉरवर्ड बायस। और इसी के साथ फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर जो बैटरी है, इस बैटरी के पैरेलल में
ये दोनों एंड्स में हम ऐसे तार खींच के यहां पर अपना माइक्रोफोन लगा देते हैं या कैमरा लगा देते हैं, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, कोई भी चीज आप समझ लीजिए यहां पर लगा देंगे। तो इससे हम सिग्नल देंगे, इसको एम्पलीफायर को सिग्नल देंगे और ये हमारा सिग्नल है। इस सिग्नल में इतना एम्पलीट्यूड अभी है, भले करंट है भले वोल्टेज है, कुछ भी समझिए, ये इतना एम्पलीट्यूड है। तो ये इतनी करंट यहां पर हमको मिलती, यहां से जो करंट मिली वो हमने इसको दी, जो वोल्टेज मिली वो इसको दी। तो ये इनपुट साइड हो गया। इनपुट साइड, और वैसे ही आउटपुट हम यहां दोनों से लेते हैं। एक चीज आप खासकर ध्यान देंगे डायग्राम बनाते हुए, जब आप इनपुट लेते हैं तो इनपुट में बैटरी के दोनों एंड से इनपुट लेना है और रेसिस्टेंस इसके बाहर रहेगा, रेसिस्टेंस इनपुट। लेकिन जब आप आउटपुट बनाएंगे तो ये रेसिस्टेंस इसके अंदर रहेगा। आउटपुट हमको यहाँ बैटरी के दोनों पॉइंट से नहीं लेना है, एक बैटरी का ये पॉइंट रहेगा और दूसरा रेसिस्टेंस के पास ये वाला पॉइंट रहेगा। यहां से हमने आउटपुट को लेना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? उसके बाद यहां पर जब हम ये बैटरी लगाएंगे, यहां से करंट जाएगी तो इसका करंट में वेरिएशंस होंगे, वो वेरिएशन हमने इसमें दिखाए। अब इसमें दो तरह की करंट है। एक बैटरी हमने लगाई है और इस सर्किट में कुछ टोटल रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस दो रेसिस्टेंस को मिलाकर बना है। एक जो हमने ये इनपुट रेसिस्टेंस लगाया और दूसरा डायोड के अंदर जो भी रेसिस्टेंस होगा, थोड़ा या ज्यादा जो भी है, उसका वो रेसिस्टेंस होगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंस है, ये V है, इसलिए इसमें एक करंट फ्लो होगी। करंट क्या होता है? V/R। तो यहां जो करंट फ्लो होती है वो करंट हमने कितनी मानी? IG, जो यहां से करंट जाएगा। ओके, ये करंट यहां पर कंटिन्यूअस जाती है और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये ऐसा होता है। कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो पीएन जंक्शन है वो एक ऑलमोस्ट कंडक्टर बन जाता है और उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर ड्रॉप बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा ड्रॉप होगा, लेकिन ये इसके दो हिस्से हो गए। कौन से? एक यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, एक यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, और इसके कारण ऐसे करंट फ्लो होगी। अब देखिए, ये जो पोटेंशियल है, यहां जब हम माइक्रोफोन में बोलेंगे या यहां से सिग्नल देंगे तो यहां से सिग्नल के कारण इसमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। देयर विल बी वेरिएशंस। सो दोज आर चेंजेस इन वोल्टेज ऑफ इनपुट। उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा VI। डेल्टा VI यहां पर जो चेंजेस होते हैं दैट इज द सिग्नल इनपुट। अच्छा, यहां पर हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं कि यहां से जो डीसी करंट जाती है, ये डीसी करंट ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है और हमारे कैपेसिटर ऐसे अगर जाएगी तो इसको डिस्टर्ब करेगी माइक्रोफोन को। हम नहीं चाहते कि इधर से करंट इधर जाए, ये करंट सिर्फ इधर जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को अलाउ नहीं करता। तो ये कैपेसिटर यहाँ से इस डीसी को अलाउ नहीं करेगा, पर ये माइक्रोफोन जो चेंजिंग वोल्टेज बनाएगा, चेंजिंग करंट बनाएगा, उसको अलाउ करेगा। क्यों? एसी को अलाउ करता है और डीसी को नहीं करता। तो इसके सिग्नल इधर आ सकते हैं पर इसकी करंट इधर नहीं जा सकती। इसके सिग्नल इधर आएंगे तो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, इसके साथ ऐड हो जाएंगे और इधर आगे बढ़ जाएंगे, पर ये करंट इसमें से नहीं जाएगी। वही चीज यहां भी है। एक बड़ी सी बैटरी लगी है, यहां पर हमने अपना एक स्पीकर लगाया है, ये इन दोनों के बीच में स्पीकर लगाया तो इसकी करंट ऐसे स्पीकर में चली गई और ये तो बड़ी बैटरी है जिसमें मेक ए लॉट ऑफ साउंड और कंटिन्यूअस साउंड देगा
जो हमको कभी कभी अपने एम्पलीफायर से आता है, लगातार एक ऊंची आवाज आती है, वो ये करंट इसमें चलेगी। हम चाहते हैं कि ये करंट इसमें ना जाए, इसमें कौन जाए? जो वोल्टेज हमने बनाई है, जो कि वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल करंट है, वही जानी चाहिए। वेरिएबल मींस अल्टरनेटिंग, एसी, उसका नेचर कैसा होगा? एसी। और ये बैटरी कैसा देगी? डीसी। डीसी नहीं जानी चाहिए, तो डीसी को ब्लॉक करने का तरीका क्या होता है? एक रास्ते में कैपेसिटर लगा दीजिए, कैपेसिटर डीसी को तो नहीं जाने देगा पर एसी वेरिएशंस को जाने देगा। इस तरह से इसमें ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों का फंक्शन समझ गए, तो पहला टाइटल नोट कर लीजिए। पहली चीज आपको क्या लिखनी है? फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, राइट? ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे इन दोनों के क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद अब हम अगली चीज लेते हैं, दैट इज करंट एम्प्लीफिकेशन। इनपुट इधर देना है, आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के बीच में देना है। ये इनपुट डिवाइस यहां पर लगेगी और उसका नेचर एसी सप्लाई का होगा। यहां पर आउटपुट डिवाइस लगेगी, दोनों के बीच में कैपेसिटर लगेगा और ये हैवी कैपेसिटर होगा। और इस कैपेसिटर का फंक्शन क्या होगा, इसको आप लोग समझ गए। ये उसी तरह से है जैसे नदी की एक धार ऐसे बह रही है और वो 2 मीटर ऊंची है और उसके ऊपर में जो ऊपर का पानी है वो ऐसे ऐसे उसमें लहरें हैं और वो लहरें 2 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे होती हैं। हमको उससे मतलब है 2 सेंटीमीटर वाले, ये 2 मीटर जो नीचे पानी बह रहा है उसको हम नहीं देखना चाहते। किसको देखना चाहते हैं? ऊपर के वेरिएशंस। तो हम क्या करते हैं? एक फिल्टर लगा देते हैं। वो फिल्टर ये जो नीचे की स्टेडी करंट है 2 एमीटर, इसको नहीं जाने देता। सिर्फ किसको जाने देगा? ये ऊपर के वेरिएशंस को। तो हमको बहुत क्लियर दिखेगा कि कितने वेरिएशंस हो रहे। इसी तरह से हमने यहां पर क्या क्रिएट किए हैं? वेरिएशन क्रिएट किए हैं अपने माइक्रोफोन से। हम चाहते हैं कि ये वेरिएशन कहां पहुंच जाए? स्पीकर पे पहुंच जाए। लेकिन इसकी जो करंट है उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्पीकर में जानी चाहिए। तो ये करंट सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि हमारे ये जो सिग्नल्स है उसका एम्प्लीफिकेशन कर दे, लेकिन डीसी खुद स्पीकर में मत जाए। इसलिए इधर भी एक कैपेसिटर, इधर भी एक कैपेसिटर, दोनों तरफ की डीसी ब्लॉक हो गई। तो डीसी अब कहां ऑपरेट करेगी? ट्रांजिस्टर के अक्रॉस ऑपरेट करेगी, अपना काम करेगी। ओके, तो ये हमने बताया। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें करंट एम्प्लीफिकेशन। हम पढ़ चुके हैं इसमें 2 तरह के करंट एम्प्लीफिकेशन होते हैं। वन इज बीटा डीसी which is IC upon IE, and one is beta AC. This is change in IC upon change in IB. ये हो गया बीटा डीसी, बीटा एसी। हमारे सिग्नल किस में होते हैं? तो हमारे सिग्नल बीटा एसी में होते हैं। ओके, ये हम चाहते हैं कि हमको डेल्टा आईसी, वेरिएशन इन आईसी, ये जो है दिस इज डेल्टा आईसी और ये जो है दिस इज डेल्टा आईपी, ये वाला। ओके, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होती है? इसके लिए प्रोसेस 2 तरह से समझिए इसको। ये कैसे होता है? नंबर 1, यहां से बेस से जो कलेक्टर की करंट होती है, कलेक्टर टू एमीटर, ये ऐसे करंट जा रही है। ये कहां किसको पार करती है? बेस को। बेस को पार करके ऐसे एमीटर में से ऐसे जाएगी। ये जो कलेक्टर की करंट होती है ये ऐसे यहां से चलती है, ये प्लस से, और ऐसे बेस को पार करते हुए कहां जाती है? एमीटर, कॉमन एमीटर में। ये कौन से नेचर की करंट है? माइनॉरिटी की मेजॉरिटी? किस पार्टिकल से बनी है? माइनॉरिटी पार्टिकल से। दिस इज ए रिवर्स करंट। ठीक है, हमने पढ़ा है आउटपुट वाला जो होता है कलेक्टर का सर्किट, वो कैसा होता है? दैट इज ए रिवर्स बायस्ड सर्किट। और रिवर्स बायस में आप यहां देख रहे हैं
कि ये प्लस है और ये क्या है एन, पी एन। तो ये कौन सा बायसिंग है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में इसमें कौन से पार्टिकल काम करेंगे करंट के लिए? तो आंसर है इसमें करंट के लिए माइनॉरिटी पार्टिकल्स काम करेंगे। अगर माइनॉरिटी पार्टिकल्स इसमें काम करेंगे तो यहां पर बेस में माइनॉरिटी पार्टिकल कौन है? यहां पर P है और यहां पर NPN। तो यहां पर होल्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो सर्किट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में ये फॉरवर्ड बायसिंग है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां कौन है? होल्स। तो यहां से इस सेल से इसको बहुत से होल मिलते हैं। अगर इसको बहुत सारे होल मिलेंगे तो बेस में होल बहुत बढ़ गए, लेकिन इस सर्किट के लिए होल यहां पर, होल यहां पर क्या चीज है? माइनॉरिटी। और उसकी करंट उस पर डिसाइड होती है कि होल कितने हैं। फिर से यहां पर जितने होल इधर जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये क्या बनाएगा? करंट। कौन सी करंट? IC। IC के लिए IC सैचुरेट कब होती है? जब पूरे के पूरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यूज हो जाते हैं। कंप्लीट। अब मान लीजिए इसके पास ये क्या चीज है? बेस। बेस के पास 100 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो इधर C से B की करंट कितनी हो सकती है? 100, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कितने हैं? 100। उससे ज्यादा करंट नहीं हो सकती। मान लीजिए वो करंट आ गई, या हमने ये माना कि वो करंट 2 मिली एम्पियर आ गई। कौन? IC। अब क्या हुआ कि यहां पर हमने इसका थोड़ा सा वेरिएशन किया। IC ये क्या चीज है? VBB। इसमें हमने जब थोड़ा सा चेंज किया तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि ये वाली बाइसिंग कौन सी है? फॉरवर्ड बाइसिंग। यहां की बाइसिंग कौन सी है? रिवर्स बाइसिंग। तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो गया और इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अगर बेस में इलेक्ट्रॉन बहुत पहुंच गए, पहले कितने थे? सिर्फ 100। अब इसको ऑन करने के कारण ये हो गए 400। तो अब सैचुरेशन करंट IC वाली कितनी जा सकती है? बढ़ जाएगी। पहले अगर ये 2 थी तो अब बढ़ के 6 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर फिर से, यहां पर जब हम VBB वाला सर्किट, यानी ये कौन सा सर्किट है? IE और IB वाला सर्किट है। ये IB जा रही है। तो IB की वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं तो यहां पर बहुत सारे चार्ज कैरियर को हम भेजते हैं इस बैटरी से। ये चार्ज कैरियर इसके लिए E और B के लिए, E और B के लिए कौन सा बायस है? ये फॉरवर्ड बायस। इसके लिए वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहां पर वो उनका नाम क्या है? तो यहां उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले और इस सर्किट में ऐसा घूमे। अब बताइए, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो बेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा? जितना हम इधर से करंट दें। अब ये वाली करंट को देखिए जो रिवर्स बायस की करंट आती है। इस रिवर्स बायस की करंट की क्वांटिटी बड़ी कम होती है। ये रिवर्स बायस की क्वांटिटी बड़ी कम होती है। ये सैचुरेट हो जाती है बड़ी जल्दी। किसके कारण सैचुरेट होती है? ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण सैचुरेट होती है। इस केस में यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? ये क्या चीज है? बेस। बेस का कैरेक्टर कैसा है? P। तो इसके पास मेजॉरिटी है होल और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे 200। तो 200 के कारण इसमें रिवर्स करंट बनती थी। कितनी रिवर्स करंट बनती थी? 2।
जैसे ही हमने इधर वाला सर्किट चालू किया, यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू हो गए और ये 200 की जगह हो गए 600। अब इसके पास अवेलेबिलिटी कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन की? 600। अगर 600 अवेलेबिलिटी है तो ये वाली जो करंट है, इसने इस 600 को यूज किया तो ये करंट कितनी बन जाएगी? 6 मिली एम्पियर बन जाएगी। ये 6 मिली एम्पियर बन गई। ये तो 6 मिली एम्पियर ये क्यों बन गई? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। कहां से बढ़ गई? कहां से आई वो? सामने वाले जो फॉरवर्ड बायस वाला है उसको हमने बढ़ाया। ये चीज समझ में आई थोड़ी सी? यही बेसिक चीज है फंडामेंटल कि एम्प्लीफिकेशन होता कैसे। तो एम्प्लीफिकेशन में करंट जो बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। किसको? रिवर्स करंट। और ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कहां पर ज्यादा अवेलेबल होते हैं? बेस में। कौन देता है बेस में? तो वो जो है यस फॉरवर्ड बायसिंग की जो बैटरी है, इसका जो सर्किट है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है इसलिए ये वो वाले चार्ज कैरियर्स को यहां भेज रही है। वो यहां इलेक्ट्रॉन को भेजती है फॉरवर्ड बायसिंग में, पर वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के लिए किसका काम करते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। और चूंकि उनका नंबर बढ़ गया इसलिए इस करंट को वो बढ़ा देते, इस करंट को वो बढ़ा देते। तो दोनों का रिलेशन समझ में आया कि अगर हम बेस की करंट बढ़ाते हैं तो कलेक्टर की करंट क्यों बढ़ती है। ये एम्पलीफायर का फंडामेंटल है। बाकी आप सब चीजें याद कर सकते हैं, पर ये चीज आपको समझनी ही होगी कि आफ्टर ऑल हम IB को बढ़ाते हैं तो IC क्यों बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से हम इधर के जो फॉरवर्ड चार्ज कैरियर है वही कैरियर इसके लिए रिवर्स का काम करेंगे और इसको हम बढ़ा देते हैं तो इसके लिए अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और वो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है इसलिए रिवर्स करंट जो है वो बढ़ जाएगी और वो आउटपुट की करंट। राइट? तो ये है एम्प्लीफिकेशन। उसके कारण क्या होता है? ये सॉरी ये वाला चेंज इन IC, चेंज इन IB, ये दोनों को हम देखते हैं कि ये अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब देखिए जब हमने IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर रखी थी उस समय हमको IC कितना मिला था? 2। इसको जब हमने बढ़ा के कर दिया 60 तो ये हमको कितना मिलता है? 14। कितना चेंज हुआ? 2 to 14 12। जबकि हमने IB को कितना चेंज किया? 50। तो चेंज इन IB ये हमने कितना किया? 50। चेंज इन IC ये कितना हो गया? 12। ये 12 क्या है? मिली। और ये 50 क्या है? माइक्रो। ठीक है? अब देखिए अगर हम इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट, इसको छोड़ दीजिए, 10 to the power -3, 10 to the power -6, ये फ्यू हंड्रेड्स में आएगा। यानी करंट कैसे बढ़ गई? फ्यू 100 टाइम्स करंट बढ़ गई। दिखता है? इसलिए यहां पर का चेंज, ये वाला चेंज अगर होता है 50 माइक्रो तो ये वाला चेंज कितना हो जाता है? दिस बिकम्स 12 मिली। मिली मीन्स उससे करीब 100 गुना 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। ये होता है करंट एम्प्लीफिकेशन। तो करंट एम्प्लीफिकेशन समझ में आया क्या होता है? अब दूसरा देखिए सेकंड, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। तो करंट एम्प्लीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। नेक्स्ट इज वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए होगा फॉर्मूला हमारा डेल्टा V आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा V इनपुट। ये जो हमको देगा दिस इज एम्प्लीफिकेशन। कौन सा एम्प्लीफिकेशन? वोल्टेज। तो हमारा फॉर्मूला है
एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, इसको नोट करिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू डेल्टा वी आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इनपुट। ठीक है, तो ये है वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। व्हाट इज वी इनपुट, यहाँ पर वी इनपुट हो रहा है, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ का हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ का फॉर्मूला है कि ये बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई कर रही है VVB, इसमें इसके ये दो हिस्से हो रहे हैं। किरचॉफ लॉ का लॉ क्या कहता है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना, R इंटू आई, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है VBE, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा VBB। सो वी गेट अ फॉर्मूला VBB इज इक्वल टू RI BI प्लस VBE। ये फॉर्मूला समझ आया? ये कौन से लूप का है, इनपुट लूप। दिस इज इनपुट लूप, इनपुट लूप। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो VBB है, ये VBB, इसमें वेरिएशन होते हैं। किसके कारण, इधर से वोल्टेज आती है, इसकी वोल्टेज कभी प्लस आती है कभी माइनस आती है माइक्रोफोन से, तो इसमें चेंजेस होते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ VBB। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन चेंज ऑफ VBB। This is equal to R is a constant, R को नहीं बदलेगा, कौन बदलेगा, oh मैंने उल्टा लिख दिया, I should have written IB, so this is delta IB plus change in BE, change in BE is very small, इसको हम यहां लिख देते हैं, change in voltage BE is very small, hence neglected। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये जो डेल्टा VBB है, ये क्या चीज है, डेल्टा V इनपुट इज इक्वल टू RI इंटू डेल्टा IB। यहां पहुंचाइए और इस बात को समझ लीजिए कि ये कैसे आया। ठीक है, किसको नेग्लेक्ट किया हमने, VBE, क्योंकि VBE बहुत छोटा होता है। दिस हैज बिकम ऑलमोस्ट ए कंडक्टर। फॉरवर्ड बायसिंग में उसका जो बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो खत्म हो जाता है, डिप्लीशन लेयर फ्लैट हो जाती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इट एक्ट एज ए कंडक्टर। तो इसलिए VBE की वैल्यू बहुत कम होती है, वी कैन जस्ट नेग्लेक्ट इट। चेंज इन VBE नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो चेंज इन VBE को जीरो कर दिया तो हमको एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला मिला। VBB का जो चेंज है वही चेंज किसके कारण हो रहा है, हमारे माइक्रोफोन के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वोल्टेज ऑफ इनपुट। चेंज इन वोल्टेज ऑफ इनपुट इज RI इंटू डेल्टा IB। ये हो गया, ओके, ये सब नोट करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चेंज इन वोल्टेज ऑफ आउटपुट, ये हो गया, ओके। अब चेंज इन वोल्टेज ऑफ आउटपुट लेते हैं, ओके, कहां लिया जाए, डेल्टा VI is equal to RI into डेल्टा I। अच्छा, अब आउटपुट सर्किट को देखिए। आउटपुट सर्किट में वोल्टेज आउटपुट कौन है, ये वोल्टेज आउटपुट है, ये वोल्टेज आउटपुट कितनी होती है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये यहां से जुड़ा हुआ है। ये जो वोल्टेज CC है, इट इज ए कांस्टेंट, क्योंकि ये बैटरी है,
इस बैटरी की वोल्टेज के ऐसा लूप में देखिए हमने दो हिस्से किए, इस हिस्से में कितनी वोल्टेज होगी, तो इसमें जो करंट जा रही है वो करंट कितनी है, IC, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस आउटपुट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, IC इंटू R, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VCE, और ये VCE को हमने ऐसे बाहर निकाला, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, VCC इज इक्वल टू ICRO, IC इंटू RO प्लस V इंटू C, V ऑफ CE, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C टू E, ये हुआ। अब ये बताइए इसमें आउटपुट कौन है, VCC है या VCE है, VCE है, क्योंकि यहां से हमने एक खींचा और एक यहां से लिया, यहां पर हमने इनपुट के दोनों टर्मिनल कहां से लिए थे, एक VBB के इधर से और एक VBB के इधर से, तो इधर इनपुट कौन था, चेंज इन VBB वाज द इनपुट सिग्नल, यहां पर आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, चेंज इन दिस, ये कौन है, VCE, तो ये क्या बनेगा, V आउटपुट, अगर हम इसको V आउटपुट बनाएं, V आउटपुट, तो ये किसके बराबर होगा, VCC माइनस, ये इधर चला जाएगा ICRO, इसको RO भी कह सकते, RC भी कह सकते, क्योंकि ये कलेक्टर में लगा है इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर भी कह सकते। ओके, ये हो गया। अब इसमें जब चेंजेस होंगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा VO चेंज इन वोल्टेज आउटपुट, चेंज इन VCC, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज CC क्या है, एक बैटरी की वोल्टेज है, इसमें ऊपर से करंट कम आए या ज्यादा आए बैटरी का EMF चेंज नहीं होता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए डेल्टा VCC की क्या वैल्यू होगी, 0, तो ये हो गया 0 माइनस ये RO विल रिमेन ए कांस्टेंट डेल्टा IC, करंट में चेंज आएगा। ये किसका फॉर्मूला मिला हमको, पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज का चेंज, आउटपुट वोल्टेज का चेंज इज इक्वल टू माइनस दिस, राइट। तो अब देखिए ये VO, अब इससे हमको एक चीज पता लगती है कि अगर करंट बढ़ेगी तो ये वोल्टेज ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, क्योंकि साइन क्या है, माइनस। ये फिर से देखिए, ये है मान लीजिए 10 वोल्ट और ये ICRC बना 2, तो हमको बाहर कितना मिलने वाला है, 12 की 8, ये देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलता है, VCC माइनस दिस, तो ये तो हमने लगाया हुआ है 10 वोल्ट और ICRO की वैल्यू कितनी है 2, तो हमको आउटपुट कितना मिलेगा 8। अच्छा, अब यहां पर IC की वैल्यू हो गई मान लीजिए ICRC की वैल्यू 6, तो हमको आउटपुट कितना मिलेगा 4, क्योंकि ये कितना है 10 और इसकी वैल्यू 6, तो 10 माइनस 6, अब बाहर कितना मिला 4। तो जैसे जैसे IC बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज कम होगी। ये चीज कुछ समझ आई, जैसे जैसे IC बढ़ेगा आउटपुट की वोल्टेज कम होती जाएगी, ये इक्वेशन दिखाता है, क्लियर। अच्छा, अब IC किससे बढ़ता है, जस्ट इसके पहले जो आपने किया, IC किससे बढ़ता है, यस IB से, IB क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उस IB के कारण IC बढ़ता है। तो अगर हम यहां पर IB को बढ़ाते हैं, IB को बढ़ाएंगे कैसे, इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे। अगर हम यहां पर इस वोल्टेज को इंक्रीज करके IB को बढ़ाते हैं तो IB के बढ़ने से IC बढ़ेगा, जब IC बढ़ेगा तो ये VO का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए हमने VI को बढ़ाया,
वी आई को इंक्रीज किया, उससे आई बी इंक्रीज हुआ, आई बी इंक्रीज होने से आई सी इंक्रीज हुआ, आई सी इंक्रीज हुआ, उसके कारण वी आउटपुट डिक्रीज हुआ। तो वी इनपुट इंक्रीज होने से वी आउटपुट डिक्रीज होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है चेंज से। चेंज हमने इनपुट में चेंज किया 2, आउटपुट में चेंज हुआ 5। ये एक्शन समझ आया? इनपुट का चेंज हम कैसा कर रहे हैं? +2। इसका चेंज कैसा हो रहा है? -5, राइट? ऐसा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वोल्टेज आउटपुट का ये फॉर्मूला है, और इसको हम लोग कहां इंडिकेट कर रहे हैं? यहां। ये देखिए, ये है वोल्टेज। इस वोल्टेज को जब हम ऐसा प्लस बढ़ाते हैं तो उसकी वोल्टेज, इसको हमने बढ़ाया +2 का चेंज, इसमें होगा 5 का चेंज, लेकिन कैसा? माइनस। तो ये कैसा हो गया? ये -5 इस तरह से। तो इसका वोल्टेज ये V है, ये T है, तो इसका वोल्टेज कैसा जाएगा? माइनस में, जबकि इसका चेंज हमने किस में किया था? प्लस। रीजन समझ आया? ठीक है। तो इसको जब प्लस में चेंज करते हैं वो माइनस में चेंज होता है। तो हम ये कहते हैं देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। जैसे एक का ये वेव ऊपर गई तो ये वेव किधर जाती है? नीचे। तो ये आप नोट करेंगे, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस 180 डिग्री। ये फेज डिफरेंस हमको कॉमन एमीटर पे मिलेगा, कॉमन बेस पे नहीं मिलता। ठीक है। तो जब हमको फेज डिफरेंस नहीं चाहिए होता तो मजबूरन कॉमन बेस यूज करना पड़ता है, और उसमें इतना एम्प्लीफिकेशन नहीं है। इसका एम्प्लीफिकेशन अच्छा। अब ये बताइए, ये वोल्टेज आउटपुट का चेंज है, ये वोल्टेज इनपुट का चेंज है, तो एम्प्लीफिकेशन कितना होगा? ये रहा एम्प्लीफिकेशन का फॉर्मूला। एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज इज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू, आउटपुट की हमने वैल्यू क्या रखी? डेल्टा आई सी इंटू आर आउटपुट। इनपुट चेंज की वैल्यू क्या रखी? ये डेल्टा आई बी इंटू आर आई, डेल्टा आई बी इंटू आर आई इज इक्वल टू, अब ये देखिए, इसको आप पहचानते हैं, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इज बीटा ए सी। ओके, तो ये बना बीटा ए सी मल्टीप्लाइड बाय आर ओ अपॉन आर आई। ऊपर वाला आपने नोट कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं। This is R output upon R input. ये किसकी वैल्यू आ गई? एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज। तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला, इसको नोट करिए। तो माइनस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। जब वैल्यू रखेंगे माइनस, सो दिस विल बी माइनस। This minus shows that there will be a phase difference of 180 degree. तो ये एम्प्लीफिकेशन भी हो गया और ये भी। ये हमको डायग्राम क्या इंडिकेट करता है? हो चुका है ये। क्या इंडिकेट किया था इसमें? स्मॉल चेंज इन माइक्रो वाला चेंज, स्मॉल चेंज इन IB gives large change in IC। याद आ गया? तो ये किसको दिखाता था? चेंज इन करंट। यहां पर देखिए, ये चेंज इन करंट के साथ एक और रेशियो मल्टीप्लाई हो गया, RO RI, और ये हमारे हाथ में है कि हम यहाँ कितना रेजिस्टेंस फिट करते हैं और यहाँ कितना फिट करते हैं। यहाँ हमने 1 ओम फिट किया और यहाँ 10 ओम फिट कर दिया, तो ये क्या हो गया? 10/1, उतने गुना और वोल्टेज चेंज बढ़ गया, एम्प्लीफिकेशन हमने और बढ़ा दिया। तो एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन बढ़ाने के
एक तो करंट एम्प्लीफिकेशन होगा ट्रांजिस्टर से, और दूसरा रेजिस्टेंस का रेशियो चेंज करके हम वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड लिखिए पावर एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट पावर एम्प्लीफिकेशन। Power amplification of power is equal to VO change in voltage, change in current, change in voltage, या इसको हम लिख सकते हैं एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज इनटू एम्प्लीफिकेशन इन करंट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज का ये फॉर्मूला है, और एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट क्या होता है बीटा एसी। तो ये हमने लिखा बीटा एसी, और इसमें भी क्या लिखना है बीटा एसी, तो वो बीटा एसी इसके साथ हो गया स्क्वायर, और ये क्या बना आर अपॉन आर। दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर। तो इस तरह से एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज और एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट, ये तीनों की कैलकुलेशन हुए। फंडामेंटल क्या चीज है, वो एक्शन आपको याद है कि जब हम यहां से फॉरवर्ड बायस करते हैं, वो चार्ज पार्टिकल इसके रिवर्स बायस के काम में आते हैं, और वो चीज हमने यहां पर शो की है। करेक्ट, तो ये हो गया एम्पलीफायर। तो आप एम्पलीफायर के आंसर में ये सारे डायग्राम बनाएंगे, इतना सारा लिखेंगे, देन योर डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट। ठीक है, इसके हमको एक दो न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, तो छोटा सा है, उसके साथ एम्पलीफायर के एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे।